तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है। आज हम इसकी बात करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनमें अंतर क्या है। हमारे पास एक तो होती है परिमेय संख्या, और एक होती है अपरिमेय। एक तो होती है परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। ये दोनों जो संख्याएं इनमें क्या अंतर है, इस बात को आप अच्छी प्रकार से समझना ही। परिमेय संख्या क्या होती है, मतलब जिन संख्याओं को p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। ये इस संख्या को तो जो परिमेय संख्या होगी उसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब इसको भिन्न में लिखा जा सकता है परिमेय संख्याओं को। और जिन संख्याओं को परिमेय मतलब भिन्न में नहीं लिखा जाता वह अपरिमेय संख्याएं हो जाएगी। अब कैसे, ये जो हमारे पास क्यू है, p बटा क्यू है, तो ये क्यू बराबर नहीं होना चाहिए, हमारे पास 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका भी रीज़न है क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी संख्या है अगर उसमें 0 का भाग देती हैं तो वह संख्या अनंत हो जाती है, मतलब उसका कोई परिभाषित आंसर नहीं होगा। जैसे हमारे पास 1 है, अब 1 में 0 का भाग देंगे तो ये संख्या अनंत हो जाएगी, मतलब अपरिभाषित रहेगी, कोई भी इसका मान निश्चित नहीं है। अगर हम 0 में 1 का भाग दे दें तो इसका तो आंसर आएगा 0, मतलब ये तो एक परिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पहली बात तो ये है कि इसका आंसर फिक्स नहीं है। अब इसका आंसर फिक्स है इसलिए इसको परिमेय संख्या में गिना जा सकता है। अब हम बात करते हैं, ये तो आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पास p वह बराबर 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी हमारे पास जो भी भिन्न आएगी, जैसे हमारे पास भिन्न 1/2, 1/3, तो ये जो ये 0 नहीं आना चाहिए। 0 नहीं आएगा तब जाकर जो हमारी संख्या होगी वह परिमेय संख्या होगी। अब परिमेय संख्या ही वह p बटा क्यू के रूप में, जिस संख्या को नहीं लिखा जा सकता p बटा क्यू के रूप में, फिक्स भिन्न होनी चाहिए। एक तो ऐसे नहीं कि रूट में संख्याएं आ रही हैं और उसको कुल्ले में p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकती हैं। जैसे हम बात करते हैं, अगर हमसे पूछ लिया जाए कि √3/8 है, ये हमारे पास है। अब हम बात करें कि ये p और ये q, परंतु इसका मान फिक्स थोड़ी है, 3 का मान जो आएगा वो फिक्स थोड़ी है। जैसे इसका मान ही ये फिक्स नहीं होगा, इसलिए ये जो संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। और जैसे हम बात कर ले √49/25 की, अब ये संख्या क्या होगी, मैंने लिखा √49/25, दोनों के ये रूट। अब यह संख्या मैंने परिमेय संख्या मानी और यह अपरिमेय संख्या मानी। क्यों ऐसा, क्योंकि जो 49 है, √49, एक तो हमारे पास आ गया √49/√25, ये दोनों आ गए। अब √49 है, इसका फिक्स मान है हमारे पास कितना, 7, मतलब जो 7 का वर्गमूल होता है, 49 का वर्गमूल होता है वह 7 होता है। तो यहाँ पर रूट का मतलब वर्गमूल ही, तो इसका 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये लिखा नहीं लिखा, p बटा क्यू के रूप में लिखा नहीं लिखा, इस संख्या को लिख दिया। ये तो आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। परंतु ये जो संख्या है √3, इसका फिक्स मान नहीं है, इसका मतलब इसका मान जो आएगा वो पॉइंटों में भी आएगा और चलता ही जाएगा, वो कहीं पर रुकने वाला नहीं है, इसलिए इसको माना जाता है अपरिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं कि परिमेय संख्या में कौन सी संख्याएं आती हैं और अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्याएं आती हैं। अब जैसे हम बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्या आएगी और परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्या आएगी, अब हम इसकी बात करते हैं। तो हमने जो हमारी संख्या पद्धति जो टॉपिक था, हमने पहले संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ा था कि कौन सी संख्याएं कहाँ से प्रारंभ होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। अगर वो आप वीडियो ने नहीं देखा है, उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी आवश्यकता पड़ेगी, उनमें से कुछ संख्याएँ ऐसी हैं जो परिमेय संख्याएँ और जो उनमें से ही कुछ संख्याएँ ऐसी हैं जो अपरिमेय संख्याएँ। तो जैसे हमने संख्याओं को 2 भागों में बांटा था, एक तो वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्याओं को भी हमने 2 भागों में बांटा था, एक तो थी पूर्णांक संख्या और एक थी दशमलव संख्याएं। तो दशमलव संख्याएं जो हमारे पास थी,
संख्या। अब दशमलव संख्याओं को भी हमने दो भागों में बांटा था, दो भागों में बांटा था दशमलव संख्याओं को। एक तो शांत दशमलव, शांत दशमलव, और एक बांटा था हमने अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। ये दो भागों में बांटा था हमने दशमलव संख्याओं को। ठीक है, अब फिर इस अशांत दशमलव को हम दो भागों में बांटते हैं, इसको भी दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? एक तो होती अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, और एक होती है हमारे पास अशांत अनावर्ती। ये हमारे पास दो, ये जो अशांत दशमलव जो संख्याएं वो दो प्रकार की होती हैं, एक तो अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। कि अब देखना समझना कैसे, जैसे कोई संख्याएं हमारे पास, कोई भी संख्याएं होती हैं वो एक स्थान पर जाकर शांत हो जाती हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 1/4 की। अब ये हमारे पास फ्रैक्शन है, अब इसका अगर 4 का भाग 1 में देते हैं तो ये एक ऐसा स्थान आएगा जहाँ पर चल के ये संख्याएं शांत हो जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा, पॉइंट यहाँ पर 0 उतर जाएगा पॉइंट से, तो यहाँ पर 2 बार भाग चला जाएगा, फिर एक 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पर 2 बचे हुए 5 बार भाग चला जाएगा, मतलब ये 0.25 ये हमारे पास आ गई। अब ये शांत दशमलव संख्या है, क्योंकि ये शांत हो गई। अब इसके बाद में अब हमारे पास यहाँ पर भी कोई शेषफल नहीं बचाई, इसमें एक में भाग गया है 4 का 0.25 बार, ये हमारे पास कौन सी संख्या आ गई? शांत दशमलव। अब ये एक होती है हमारे पास अशांत दशमलव। अब अशांत में भी दो प्रकार के, एक तो शांत आवर्ती, मतलब शांत भी नहीं हो, और एक आवर्ती हो, शांत तो नहीं हो प्लस उनकी आवर्ती भी होती चली जाए। जैसे हम बात करते हैं 3.14, अब ये 1/4 पॉइंट के बाद में 1/4 आया नहीं, ये 1/4 चलता ही जाए, फिर 1/4 आ जाए, फिर 1/4 आ जाए, इस प्रकार से चलता ही जाए। तो इन संख्याओं को हम लिखते कैसे? 1/4 चलता ही जा रहा है तो इसको हम बार में लगा देते हैं। मतलब इस बार का मतलब है कि 1/4 जो है इस क्रम में 1/4 के क्रम में आगे भी चलता जा रहा है, इसका मतलब ये है। अब ये एक होती है जो मतलब कोई क्रम नहीं चले, जैसे यहाँ पर बात करें 3.125 फिर 3, 2, 6, मतलब कुछ भी क्रम चले, पॉइंट के बाद जो भी संख्याएं आ रही वो एक निश्चित क्रम में नहीं चले। यहाँ पर निश्चित क्रम में चल रही थी, 1/4 1/4 1/4 चलती जा रही थी, परंतु यहाँ पर कोई क्रम नहीं, 1, 2, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है। इस प्रकार से ये होती है अशांत अनावर्ती संख्याएं। अब हम बात कर रहे थे, ये लिखने का मतलब था मेरा कि कौन सी संख्या परिमेय होगी इनमें से और कौन सी संख्या अपरिमेय होगी। तो जो ये संख्या, ये एक तो कौन सी, एक तो शांत दशमलव और एक अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव संख्या, ये जो दोनों संख्याएं होती हैं ये कौन सी होती हैं? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और जो ये संख्या होगी ये अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें जो मान है वो फिक्स नहीं है, इसमें मान फिक्स है, क्योंकि इनको भी भिन्न में बदला जा सकता है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। 3 पॉइंट जो 1/4 के ऊपर बार है इसको भी भिन्न में बदला जा सकता है। ये भी हम बात करेंगे कि जो 3.14 है इसको भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है, बार वाली जो भी संख्याएं होती हैं उनको भिन्न में किस प्रकार से बदला जाता है। तो ये दोनों संख्याएं, एक तो शांत दशमलव और एक अशांत आवर्ती, अनावर्ती नहीं आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये दोनों जो संख्याएं होती हैं ये परिमेय संख्याओं में आती हैं। कौन? ये दोनों, मतलब इसमें परिमेय संख्याओं में एक तो आती हैं शांत दशमलव और एक आती है अशांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती। ये दोनों जो संख्याएं होती हैं ये किस में आती हैं? ये परिमेय संख्याओं में आती हैं, ये हमने समझ लिया। और जो अशांत आवर्ती जो संख्याएं होती हैं, अशांत अनावर्ती, ये किस में आएगी? ये आ जाएगी अपरिमेय संख्याओं में, अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। ये संख्याएं किस में आ गई? अपरिमेय संख्याओं में आ गई। अब ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब एक तो शांत
दशमलव और एक अशांत आवर्ती दशमलव जो संख्याएं होती हैं वह तो परिमेय संख्याएं होती हैं, और एक अशांत अनावर्ती जो संख्याएं होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान निश्चित नहीं होता, चलता ही जाएगा, कहीं पर भी रुका नहीं जा सकता, और इनको भिन्न के रूप में भी नहीं लिखा जा सकता, और इनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है दोनों संख्याओं को। ये आ गई। उसके बाद में चाहे संख्या माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर उसका निश्चित मान ही मतलब निश्चित फ्रैक्शन ही तो वह परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हम बात करें तो यहाँ पर अगर हमसे पूछ लिया जाए -5/8, ये हमारे पास क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे हमारे पास आ जाए 0 आ गई। अब यहाँ पर हमारे पास 0 ही, अगर इसके नीचे कोई भी नहीं है तो ये 1 लगा देंगे, क्योंकि अगर किसी भी संख्या के हर में कुछ भी नहीं है तो वहाँ पर 1 लगा देंगे। जैसे हमने बात क्या चल रही है, भिन्न के रूप में p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिनको वह परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसको p/q के रूप में लिख दिया, क्योंकि ये तो p है और यहाँ पर ये एक q है। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी संख्या के हर में 0 नहीं होना चाहिए। q मतलब यहाँ पर हर से ही, इसका मतलब जो q है वो बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर हम ले लो आगे 5, हम 5/8 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, कुछ भी माइनस में वो संख्या, चाहे 0 और चाहे प्लस में हो, अगर निश्चित फ्रैक्शन बन जाती है उनकी तो वह संख्याएं परिमेय संख्याएं हो जाएगी। और जैसे मैं और भी बात करूँ, जैसे हमसे पूछ लिया जाए कि √49 ये क्या है, फिर हमसे पूछ लिया जाए √25 ये क्या है, फिर इसके आगे √149/3 ये हमारे पास संख्या हो गई। फिर हमसे पूछ लिया जाए कि √8 × √18 ये संख्याएं भी क्या हैं? परिमेय संख्याएं, क्योंकि इनकी भी एक निश्चित भिन्न बन जाएगी। जैसे मैं बात करता हूँ √49 तो ये मतलब √49 मतलब इसका वर्ग क्या होता है? 7। अब 7 तो हो गया। अब इसके अगर किसी भी संख्या के हर में कुछ भी नहीं है, मतलब 1 ही, तो लिखा नहीं लिखा, ये p/q के रूप में लिखा या नहीं लिखा, लिख गया, तो हमारे पास ये कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब जैसे यहाँ पर √25 है, अब √25 का वर्गमूल होता है 5। अब 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 है, मतलब यहाँ पर p/q के रूप में लिख दिया इसको भी, मतलब ये भी परिमेय संख्या हो गई। अब यहाँ पर भाग देना है 146 के अंदर किसका? 3 का। 146 के अंदर भाग देंगे 3 का, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट के अंदर, क्योंकि दोनों संख्याएं रूट के अंदर ही, तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे 14 के अंदर, तो 4 बार चला जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2, ये हो गए 27, 3 का भाग चला जाएगा 9 बार, ये हमारे पास बच गया 49, √49। अब ये √49 को हम लिख सकते हैं, इसका मतलब इसका 49, तो ये 49 हमारे पास आ गया। अब इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। अब ये हमारे पास है, अगर कोई भी संख्या भाग में और दोनों के रूट हैं तो उसका भाग दे देंगे, अगर ये दोनों गुणा में हैं तो उनका भी गुणा कर लेंगे। परंतु अगर कोई भी संख्या माइनस में, जैसे यहाँ पर अगर माइनस का चिन्ह होता, यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता या यहाँ पर प्लस का चिन्ह होता, तो वह संख्या परिमेय संख्याओं में नहीं आती, वह संख्या अपरिमेय संख्याओं में आती। तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह मतलब √8 × √18 ये हमारे पास संख्याएँ, अगर इन दोनों को गुणा करके हम ये 7 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ 64 के 4 हासिल के लग जाएंगे 6, फिर 8 × 8, 8 और 6 14, मतलब 144, और ये हो जाएंगे √12। तो ये √12 रूट हट जाएगा इनका, 144 में अगर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 12, तो ये आ गया हमारा 12। अब 12 के नीचे कुछ भी नहीं तो 1 लगा सकते हैं। तो ये संख्याएँ हमारे पास परिमेय संख्याएँ होती हैं। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की। जैसे हमसे बूझ लिया चाहिए √3/8। अब जो √3 है इसका न तो वर्गमूल होता है और इस 3 का मान भी निश्चित नहीं होता, क्योंकि चलता ही जाएगा, आगे चलता ही जाएगा। फिर हमसे बूझ लिया जाए पाई का मान। पाई का मान तो जबकि अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो आंसर होगा वह 3.114 ऐसे कुछ इसका आंसर होता है, आगे चलता ही जाएगा, कोई क्रम नहीं होगा। जबकि जो हमारे पास 22/7 है, हम कई बार ले लेते हैं 22/7 पाई का मान, तो ये 22/7 है, ये तो एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका निश्चित मान ये तो हमने बनाया लगभग में लिया ही। जबकि अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये संख्या चलती जाएगी, रुकेगी नहीं। इसमें इसका भाग दे दें तो ये संख्या चलती जाएगी, परंतु हमें यह ध्यान रखना है कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई का मान अपरिमेय संख्या है। उसके बाद में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमसे बूझ लिया जाए 5/8।
तो दोनों संख्या रूट में हो, फिर भी ये कट नहीं रही, तो इसका भी मान निश्चित नहीं हो सकता। उसके बाद में हमसे पूछ लिया जाए √6 प्लस √3। अभी ऐसा नहीं करना है कि इन दोनों को रूट में लेके आ जाएं और इनको जोड़ के 9 कर दें, ऐसा नहीं है। प्लस और माइनस में दोनों अलग अलग हैं, तो ये यही, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैंने पहले भी बता दिया है। जो रूट वाली संख्या हैं उनका जोड़ किस प्रकार से किया जाता है, ये मैंने पहले वीडियो बनाई हुई, डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप उनको देख सकती हैं। तो इसका मान ये नहीं हो सकता, मतलब यही इसका मान रहेगा, इसलिए ये भी एक अपरिमेय संख्या है। इन दोनों का मान निश्चित मान नहीं है, इसलिए ये कौन सी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। तो देखो दोस्तों, आज हमने बात की थी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में क्या अंतर है, परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में मैंने फुल विस्तार से आपको समझा दिया है और यह आपको अच्छी प्रकार से भी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।